यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब लोग? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लॉकडाउन की वजह से हमारे लेक्चर्स नहीं हो पा रहे थे। आपका भी 11 का एग्ज़ाम था, लेकिन बाद में वो प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, अब आपको तो पता ही है हमारा सिस्टम क्या है। ठीक है, उमेश सर जो आगे आगे पढ़ाएंगे उसका पीछे पीछे क्वेश्चन का जेडब्ल्यू और नीट में करवाने वाला हूँ। अगर आपको याद हो तो बिफोर लॉकडाउन वी हैव फिनिश्ड थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीटली, ऑल एक्सप्लेनेशंस, एवरीथिंग डन। डाउट्स के लिए आप मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हो, आपको सारे मॉड्यूल्स दिए हुए ही है। वो मॉड्यूल सॉल्व करो, सॉल्व करके जैसे कि हमने मीटिंग में आपको बोला था, जो हमने जूम पे मीटिंग ली थी उसमें मैंने भी अटेंड किया था। उस मीटिंग को अटेंड करने के बाद आपको समझ जाना चाहिए कि यू आर सपोज टू सॉल्व ऑल द MCQs and whatever doubts you are having you can WhatsApp it to me और यू कैन डील विथ उमेश सर ऑल्सो। आप मुझे पूछो, उनको पूछो, आप मुझे पूछोगे तो भी चलेगा, उन्हें पूछोगे तो भी चलेगा। हम दोनों एज अ वन टीम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिजिक्स का आपका जो बेसिक प्रॉब्लम है वो सॉल्व होना चाहिए, दैट इज द बेसिक एम। और आप लोगों को एफर्ट्स रखे सारे MCQ करने पड़ेंगे। सारे जितने भी JEE के कंसेप्ट हैं, नीट के कंसेप्ट हैं, वो सब करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, जो मैं करवाता रहूंगा, सैंपल क्वेश्चंस भी करवाता रहूंगा। राइट, अब मैंने SHM चालू कर दिया था। SHM के बारे में हमने थोड़ा बहुत कर लिया था, लेकिन ये एक समरी रिवीजन लेक्चर जैसा है SHM के ऊपर। अब मैं आपको SHM के बाद वेव्स के भी लेक्चर भेजूंगा। सारे जितने भी कंसेप्ट एक्स्ट्रा है जो आउट ऑफ NCERT है वो भी करवाऊंगा। देन यू आर सपोज टू सॉल्व द MCQs फ्रॉम द मॉड्यूल एंड वॉट एवर डाउट्स यू आर हैविंग, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट विद SHM। SHM में फर्स्ट पार्ट होता है पहले पीरियोडिक मोशन। मुझे पता है कि आपको ये आता ही है। ओके, व्हाट इज अ पीरियोडिक मोशन? मोशन which repeats its path along motion which repeats itself along the same path in the same interval of time is known as periodic motion। देखो ये periodic motion है। आप hands of the clock देख रहे हो तो क्या होगा, whatever मिनट का जो हैंड है वो 12 बजे से चालू होके वापस उसी रास्ते पे वापस 12 पे आ जाएगा। राइट, सो इट इज गोइंग टू रिपीट its path, it is going to move along the same path in the same interval of time, that is known as periodic motion. We are not going to write big definitions, as you know it is a JEE lecture. Then we will write what? Oscillatory motion, oscillatory motion. Okay, so what is oscillatory motion? A periodic motion which is to and fro, back and forth, up and down about a fixed point, is known as a periodic motion which is to and fro, back or forth, up and down about a fixed point is known as oscillatory motion, ओके, ऑसिलेटरी मोशन। इसका मतलब है कि ये जो घड़ी के कांटे हैं वो 12 से लेकर वापस गोल घूम के 12 पे जाते हैं, लेकिन उसकी डायरेक्शन कभी रिवर्स होती है क्या? नहीं। डज इट्स डायरेक्शन एवर रिवर्स? इज नेवर। इट इज गोइंग टू मूव अलोंग द सेम पाथ, सो इट इज अ पीरियोडिक मोशन। वाइल oscillatory motion is back and forth, इसका मतलब this is a fixed point, so it will move like this is going back and forth, it can come to and fro and it can move up and down। तीनों डायमेंशन आ गए, बैक एंड फोर्थ आ गया, टू एंड फ्रो आ गया एंड अप एंड डाउन आ गया। ठीक है, संस्कृत के हिसाब से 10 दिशाएं हैं, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से 3 ही दिशा है, x एक्सिस, y axis, z axis. So if a body is moving to and fro, then probably this is the x axis, so it is moving along the x axis to and fro. It is moving back and forth if this is the z axis. This is my front section, this is my back section, so back and forth, and this is the y axis, up and down. So if there is a periodic motion about a point, to and fro, back and forth, up and down, then it is known as an oscillatory motion. Every rectangle is a
इज नॉट अ स्क्वायर बट एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। इसका मतलब है कि एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी बट एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक। एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक। एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी। मतलब घड़ी के कांटे जो गोल गोल घूम रहा है या अर्थ गोल गोल घूम रहा है और ऐसे 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 घूमता है, नहीं, एक ही डायरेक्शन में घूमता है। इसका मतलब वो पीरियोडिक मोशन है, ऑसिलेटरी नहीं है। लेकिन आप अगर एसी में सोते हो तो एसी का जो स्विंग होता है फ्लैप, ऊपर जाता है नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। तो जो सेंटर है उसके अबाउट वो क्या है, ऑसिलेशंस कर रहा है। गाड़ी के वाइपर्स होते हैं, ओके, टू फ्रो टू फ्रो टू फ्रो, इसका मतलब है इट इज परफॉर्मिंग oscillations. These are simple examples of oscillatory motion. The best example is the simple pendulum. It is going to move like this, or swing. Okay, swing is also oscillating. Yes or no? Seesaw is also oscillating about the fixed equilibrium point. या फिर वजन काटा जो होता है वो भी oscillate करता है. It is going to oscillate. So this kind of a system is known as oscillatory system. अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आना चाहिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, जब मैं तुम लोगों को जेडब्ल्यू के सम्स करवाऊंगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि देयर इज नथिंग सिंपल अबाउट द सिंपल हार्मोनिक मोशन। इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। देयर इज नथिंग सिंपल अबाउट द सिंपल हार्मोनिक मोशन। इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। देयर इज नथिंग सिंपल about the simple harmonic motion. Okay, it is very complicated motion. Then why it is known as simple motion? What's so simple about it? So is there any other type of motion also? Yes. So why it is simple harmonic? Because it is oscillating in one dimension only. So what is SHM? SHM is oscillations in any one dimension. एनी वन डायमेंशन। इसका मतलब है कि या तो टू एंड फ्रो हो एक्स में, या तो बैक एंड फोर्थ हो जेड में, या तो अप एंड डाउन हो वाई में। ऐसा होगा तो चलेगा, ऐसा होगा तो चलेगा, लेकिन मल्टीपल डायमेंशन में नहीं घूमना चाहिए। ओके, सो सिंस द ऑसिलेशन इज in one dimension, it is known as simple. And why it is known as harmonic? Because it is mathematically harmonic about the fixed point. Okay, so it is oscillation in any one dimension and it is harmonic. मतलब हम mathematical equations निकालेंगे तो harmonic about mean point. Okay, it is harmonic about mean point. जो SHM करता है उसको बोलते हैं SHO, दैट इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये आपको सब एनसीईआरटी में करवा ही दिया है, ये मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं छोटे छोटे चीजें बेस से उठा के आपको वापस पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि अगर आप सपोज भूल गए हो, लॉकडाउन के पहले सर ने करवाया था, शायद आप भूल गए हो, सपोज, भूलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर भूल गए हो तो आपको एक सिंपल रिवीजन हो जाए। सो दैट इज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ओके, ऑसिलेटर, ओके, इट इज नोन एज अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। एसएचएम इज ऑसिलेशंस इन एनी वन डायमेंशन। अगर लेट अस से कि ऐसे ऑसिलेशन स्विंग हो रहा है और ऐसे होते होते अगर एक्सिस बदल गई, ठीक है, इमेजिका अगर आप कभी गए हो तो वहां पे स्क्रीम नाम का एक राइड है, वो है ना, राइड गोल गोल भी घूमता है और ऐसे ऑसिलेट भी करता है, तो उस तरह के ऑसिलेशंस को बोलते हैं कंपाउंड ऑसिलेशंस। कंपाउंड ऑसिलेशंस आर नॉट इन योर सिलेबस। कंपाउंड ऑसिलेशंस आर नॉट इन योर सिलेबस। बहुत पहले एडवांस में हुआ करते थे, लेकिन अभी 4-5 से 6 सालों से कभी एडवांस में भी कंपाउंड ऑसिलेशन के ऊपर कोई सम आया नहीं है, ठीक है। सो कंपाउंड ऑसिलेशंस आर इफेक्टिवली आउट ऑफ योर सिलेबस, सो वी आर गोइंग टू डील विथ एसएचएम ओनली। सो नाउ इफ वी कंसीडर हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो आपको इसके इक्वेशन वगैरह सब करवाए हुए ही है। आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ स्मॉल चार्ट और मैं आपको बताने वाला हूँ। सो तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है कि x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स भी लिख सकते हैं, और x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स भी लिख सकते हैं।
उसी तरह से y को भी लिख सकते हैं, z को भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। लेकिन कब cos फंक्शन आएगा और कब sin फंक्शन आएगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टार्टिंग पॉइंट। लेट अस से दिस इज अ पेंडुलम, okay, this is a pendulum, this is the extreme positions, so you remember whenever JEE के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बहुत काम आने वाला है। so whenever oscillations start from mean position, we consider sin function, we consider sin function। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, आप लोगों को वीडियो में से इसको नोट डाउन कर लेना है। Whenever oscillation starts from mean position, we consider sin function। क्यों? क्योंकि sin 0 0, sin 91, sin 180 0, sin 270 -1, sin 360 0। ओके, वी कंसिडर साइन फंक्शन। अगर एक्स एक्सिस में ऑसिलेशन हो रहा है तो मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अगर y एक्सिस में ऑसिलेशन हो रहा है तो मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। और अगर z डायरेक्शन में ऑसिलेशन हो रहा है तो मैं लिखूंगा z इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अगर इनिशियल फेज है, एपॉक भी बोलते हैं उसको, इनिशियल फेज फाई, जिसको एपॉक भी बोलते हैं या फिर इनिशियल फेज भी बोलते हैं। इनिशियल फेज मतलब क्या कि व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग, उसके बाद आपने कैलकुलेशन चालू किया, दैट इज नोन एज इनिशियल फेज। दैट इज नोन एज व्हाट? इनिशियल फेज। मतलब ऑसिलेशन यहाँ से चालू हो गया था लेकिन तुमने कैलकुलेशन यहाँ से चालू किया, तो ऑसिलेशन ऐसे चल रहा था लेकिन तुमने मिड पॉइंट से नहीं, तुमने थोड़ा आगे से चालू किया, देन दैट इज नोन एज इनिशियल फेज। That is known as what? Initial phase. That is known as what? Initial phase. Are you getting it? It is known as what? Initial phase. Epoch is also known as what? Initial phase. Okay? तो अगर y axis में अप एंड डाउन मोशन है तो हम लिखेंगे y is equal to a sin omega t plus kx। अगर x एक्सिस में है तो मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अगर z डायरेक्शन में है तो मैं लिखूंगा z इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। लेकिन साइन होगा कि नहीं? इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन तो साइन फंक्शन होगा। x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है, सो आई विल से x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। You already know what is a is the amplitude, what is omega, omega is the angular frequency, what is k, k is the propagation constant, अरे sorry not kx, plus phi, गलती से वेव्स में चला गया है। हाँ, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई आएगा, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई भी आ सकता है, और z इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई भी आ सकता है। ओके, ये क्या है? SHM in x axis, SHM in y axis and SHM in z axis। अगर मैं जिस तरह से खड़ा हूँ, मैं अप एंड डाउन का मोशन यहाँ से चालू करूँ, अप जाए डाउन जाए वापस आए, अप जाए डाउन जाए वापस आए, तो मैं इसका इक्वेशन लिखूंगा y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अगर इनिशियल फेज है तो मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। उसी तरह से अगर x डायरेक्शन में जाएगा तो x इज इक्वल टू आएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर z डायरेक्शन में, x मतलब बैक एंड फोर्थ जा रहा है मेरे रिस्पेक्ट में, ये x है तो आगे जा रहा है वापिस आ रहा है यहाँ आ रहा है, एक ऑसिलेशन कब खत्म होगा? ऐसे जाएगा, ऐसे आके यहाँ पे आएगा, तो मैं बोलूंगा क्या? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और अगर z है मतलब बैक एंड फोर्थ जा रहा है, ओके, तो क्या करूंगा? यहाँ से चालू होगा, ऐसे जाके ऐसे आएगा, तो मेरे पास क्या आएगा? z इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव।
समझ में आया? नोट डाउन कर लो इसको, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, व्हेनेवर ऑसिलेशन स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, जेडब्ल्यू में ऐसा देते हैं, द ऑसिलेशन स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि तुम्हें साइन फंक्शन यूज करना है, तो ही इजी पड़ेगा। तुमने अगर कॉस फंक्शन यूज किया तो तुम्हें +90 का एपॉक डालना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मुश्किल हो सकता है, सम्स कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। एनसीईआरटी लेवल के सम्स कंपैरेटिवली इजी होते हैं, जेडब्ल्यू के सम्स अगर तुम्हें करने हैं तो थोड़ी ट्रिक लगानी पड़ती है, तो ये तुम ट्रिक भी समझ सकते हो, इट्स अ ट्रिक। ऐसा नहीं है कि इसको तुम कॉस से नहीं लिख सकते, कॉस को 5 को 90 कर दिया तो वो कॉस से हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स ये समझ ले कि जब भी मीन पोजीशन से हो तो साइन यूज करो तो इजी कैलकुलेशन हो सकते हैं। उसी तरह से आई कैन से whenever SHM starts from extreme position, then use cosine function। इस क्यों? क्योंकि cos 0 1 होता है, मतलब अगर मैंने साइड से चालू किया, ये मेरा ऑसिलेटर है, ठीक है, ये मेरा ऑसिलेटर है जो इस तरह से ऑसिलेट हो रहा है, मैंने मीन पोजीशन से चालू किया तो साइन 0 0, साइन 91, साइन 180 0, साइन 270 -1, साइन 360 0। कॉस से अगर करना है, कॉस से, तो मैं यहाँ से चालू करूँगा, कॉस 0 1, cos 90 0, cos 180 -1, रिवर्स डायरेक्शन में गया ना, cos 270 0, cos 360 वापस 1। So whenever SHM starts from extreme position, use cosine function। अगर x डायरेक्शन में SHM है तो मैं लिखूंगा a cos ओमेगा t प्लस पाई, अगर y डायरेक्शन में SHM है तो मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू ओमेगा t प्लस पाई, और अगर z डायरेक्शन में है तो मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। इसका मतलब ये है कि तुम x डायरेक्शन हो, y डायरेक्शन हो या z डायरेक्शन हो, आप डायरेक्शन का कॉज और साइन से एज सच कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। अगर मेरे लिए ये अप एंड डाउन है तो मैं y लिखूंगा, लेकिन अब मेरा ऑसिलेशन यहाँ से नहीं ऊपर से चालू हो रहा है, तो ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा। स्प्रिंग जनरली होती है, स्प्रिंग अनस्ट्रेच पोजीशन पे होती है, दबाओगे तो ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, राइट। तो अगर यहाँ से चालू हो रहा है तो कॉस होगा। समझ में आ रहा है आपको? आई थिंक आपको समझ में आ गया है। आप इसको अच्छे से नोट डाउन करो, जल्दी प्लीज फटाफट नोट डाउन करो, ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑलरेडी आपको ये सब आता ही है, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट रिविजन बिफोर वी गो टू सम सम्स विच कैन बी वेरी ब्रेन टेस्टिंग। लेट्स गो टू सिंपल लॉजिक। पूरा का पूरा एनसीईआरटी सेक्शन कॉस से है, इसलिए हम भी कॉस से ही करेंगे। तो x इज इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा t प्लस फाई, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, देन वेलोसिटी विल बी क्या, a ओमेगा साइन ऑफ क्या, माइनस a ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई, हाँ या ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? डिफरेंशिएट करेंगे ना, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस साइन, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी वापस, माइनस साइन का क्या आएगा, माइनस a ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा बोलो, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको वन सेकेंड डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस का माइनस ही रहेगा, साइन का कॉस हो जाएगा, राइट। ये है इसके पोलर फॉर्म्स, मतलब एंगल में। लीनियर फॉर्म करने हैं तो x इज इक्वल टू, ये तो वही होगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और फिर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को मैं ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर लिखूंगा, तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। और ए की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ए की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये चार्ट बना के आप निकालो तो आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। सो माइनस ओमेगा रहेगा क्या, माइनस ओमेगा ए इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर मैं लिखूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर,
सो माइनस ओमेगा रहेगा बाहर। ओके, माइनस ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ, नहीं माइनस नहीं रहेगा, ठीक है ये बराबर है, ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएचएम क्या होती है, हाफ के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसके डेरिवेशन में मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ। हाफ के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। सो देयरफॉर मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एसएचएम क्या होती है, हाफ के स्क्वायर विच इज कांस्टेंट। दिस इज इन अकॉर्डेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये भी तुम्हें पता ही होगा। इट इज जस्ट अ चार्ट फॉर्म, आपको नोट डाउन कर लेना है। इट इज वेरी वेरी सिंपल, हाँ या ना। इसके ऊपर हम लोग सिंपल सिंपल सम्स कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएचएम, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एसएचएम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम। ओके, वेलोसिटी ऑफ एसएचएम, ए ऑफ एसएचएम, यस और नो, हाँ या ना, पता चला। चल अब इसके ऊपर सिंपल सम्स करते हैं। सबसे पहले पेंडुलम के रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट्स है जो हम पहले जेडबलई नीट के ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। आज जितना कवर होगा उतना करेंगे, बाद में नेक्स्ट टाइम करेंगे। सो मैं लिखूं जेडबलई नीट कंसेप्ट्स ऑन टाइम पीरियड of pendulum. We know that T is equal to 2 pi under root of L by G. Other than whatever formulas we have given, we know that T is equal to 2 pi under root of L by G. You should remember the derivation. It's very simple. We subtend the pendulum, mg sin theta is the opposing force, yes, GL. Then we are using I, and then we are able to solve this. Alpha is equal to minus omega square theta. We will take mg sin theta as that, and then with that level, that derivation you already know. Now I am not interested in the derivation. Okay, T is equal to 2 pi under root of L by G. That is the simple pendulum, time period of simple pendulum. Now cases I am going to go for. I am going to go for different cases which can be very interesting. पहली केस क्या है, पेंडुलम टाइड एट सीलिंग ऑफ अ कार मूविंग विथ एक्सेलरेशन ए। लेट अस से कि इस तरह से एक बक्से वाली गाड़ी है जिसके अंदर ये पेंडुलम ऐसे लटकाया हुआ है। अगर ये ए से जाएगा तो सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। इसका मतलब है कि अब इसके ऊपर लगने वाला जो जी है वो जी इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि एम जी इस तरफ लगेगा एंड एम इंटू ए इस तरफ लगेगा, तो जी इफेक्टिव हो जाएगा। तो इसका टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी इफेक्टिव। ओके, या फिर हम जी डैश बोलेंगे, टाइम जी डैश। जी डैश कैसे आएगा, तो ये दोनों फोर्सेस हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, हाँ या ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ एम जी डैश स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम ए स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। याद है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, ये ए जाएगा तो सूडो फोर्स एफ इस तरफ लगेगा, एम जी वेट नीचे की तरफ लगेगा, दोनों के बीच का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, इसलिए एम जी सी डैश द होल स्क्वायर क्या आएगा, एम ए स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। सो जी डैश की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। सो देयरफॉर मेरा ये जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये अपने आप में एक नीट और जेडब्ल्यू का एमसीक्यू ही है। मैं डायरेक्ट एमसीक्यू ही सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ कंसेप्ट्स। पेंडुलम टाइड टू अ कार मूविंग विथ एक्सीलरेशन है, तो जी इफेक्टिव होगा T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये फर्स्ट कंसेप्ट हो गया।
आई होप आपने नोट डाउन कर लिया हो। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, ओके। सेकंड, मोशन इन लिफ्ट। ठीक है, पहला लिफ्ट ए, उसमें ए पार्ट, लिफ्ट मूविंग अप विथ एक्सिलरेशन ए। तो तुम्हें पता है कि जी डैश की वैल्यू क्या होती है, जी प्लस ए हो जाता है, क्योंकि ऊपर जाएगा ए और नीचे होगा जी, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जी प्लस ए। ये तुम्हें पता होना चाहिए। कभी भी आदमी खड़ा रहता है लिफ्ट पे और लिफ्ट ऊपर जाती है तो उसका मास क्या हो जाता है, अरे सॉरी, उसका वेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ऊपर आएगा जी, नीचे आएगा ये, तो जी प्लस ए आया ना। मैंने समझाया था ना, सामने सामने हो तो प्लस, ऐसे हो तो प्लस, ऐसे हो तो माइनस, और ऐसे हो तो भी माइनस, आया ना। तो जी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी प्लस ए। तब टाइम पीरियड टी की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी प्लस ए। सो मोशन इन द लिफ्ट क्या बोलेंगे, पेंडुलम टाइड एट सीलिंग ऑफ लिफ्ट। मतलब लिफ्ट की सीलिंग से मैंने पेंडुलम टाई किया है, तो लिफ्ट मूविंग अप विथ एक्सेलरेशन ए, सो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी प्लस ए आएगा, जी प्लस ए आएगा। नोट डाउन कर लो, ये ऐसा चार्ट जैसा बना लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो ये कंसेप्ट तुमको क्लियरली आने चाहिए, ऐसा बहुत ही जरूरी है। समझ में आया? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्या होगा, लिफ्ट मूविंग डाउन विथ एक्सिलरेशन ए, तो डाउन होगा तो क्या आएगा, जी डैश की वैल्यू क्या होती है, जी माइनस ए, जी माइनस ए। तो टी की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी माइनस ए, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी माइनस ए। लिफ्ट मूविंग डाउन विथ एक्सिलरेशन ए, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन क्या, जी माइनस ए, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन क्या, जी माइनस ए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। लिफ्ट फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। अगर फ्री फॉल होता है तो अंदर जो बॉडी होती है वो वेटलेसनेस फील करेगी, इसका मतलब जी डैश 0 हो जाएगा। सो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन 0, सो इनफाइनाइट। यू रिमेम्बर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अगर लिफ्ट फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी होगा तो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, पेंडुलम का टाइम पीरियड इन्फिनिटी हो जाएगा। पता चला, मतलब ये हम सी पे पहुंचे, क्यों पहले बी था। आई होप यू अंडरस्टैंड। मोशन इन अ लिफ्ट खत्म होता है, मोशन इन अ लिफ्ट खत्म होता है। अब पेंडुलम इन अ लिक्विड, पेंडुलम इन अ लिक्विड, अगर मैंने ऐसा लिक्विड बनाया, लिक्विड बाथ, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, ओके, और अगर मैंने इस तरह से पेंडुलम अंदर रखा है, पेंडुलम की डेंसिटी है रो, इसकी डेंसिटी है सिग्मा, और पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, देन इफेक्टिव वेट जो है वो क्या होगा, mg इंटू 1 माइनस सिग्मा बाय रो। याद है, वी रो जी माइनस वी सिग्मा जी विल बी क्या, एपेरेंट वेट, विल बी क्या, एपेरेंट वेट। फ्लूइड मैकेनिक्स मैंने ये करवाया हुआ है आपको। रो इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉब एंड सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो मैं लिखूँ m इंटू जी डैश विल बी m इंटू जी इंटू 1 माइनस सिग्मा बाय रो, m और m कट जाएगा, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा इस पेंडुलम का, l अपॉन जी इंटू 1 माइनस सिग्मा बाय रो, L upon G into 1 minus sigma by rho, L upon G into 1 minus sigma by rho, L upon G
इंटू 1 माइनस सिग्मा बाय रो। पता चला। अगर लिक्विड में डिप कर दिया तो ओके, तो उसका टॉपिक लिखना रह गया। हमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? पेंडुलम डिप्ड इन लिक्विड। ओके, JEE का कंसेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लो। ओके, इसको नोट डाउन कर लो। अब एक और कंसेप्ट है, है ना? अभी अभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हो, सर ने आपको पढ़ाया है। तो लेट अस से कि अगर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर यहाँ पे प्लस 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 है और यहाँ पे माइनस 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 है, और अगर इसके बीच में एक बॉब है जिसका मास m है और उसको चार्ज क्यों दिया गया है, तो नेचुरली वो यहाँ पे रिपेल होगा और यहाँ पे अट्रैक्ट होगा। सो यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स होगा Q इंटू ई, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E, हाँ या ना? और नीचे फोर्स क्या होगा? M इंटू जी। तब G इफेक्टिव क्या आएगा? तो मैं लिखूँ M इंटू जी डैश will be same, law of parallelogram of vector addition, under root of QE the whole square plus mg the whole square। तो मैं लिखूँ m इंटू जी डैश। पता चल रहा है क्या? इस तरफ QE है और नीचे mg है, इस तरफ QE है और नीचे mg है। सो दैट इज अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा? बोलो, q स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस m स्क्वायर जी स्क्वायर। जी डैश को निकालेंगे और यहाँ पे मैं m को डाल दूंगा तो m रूट में चला जाएगा, m रूट में चला जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। सो q स्क्वायर जी स्क्वायर बाय m स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर हो जाएगा। q स्क्वायर ई स्क्वायर बाय m स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर हो जाएगा। सो t की वैल्यू आएगी 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन जी डैश। तो जी डैश एक और अंडर रूट में q स्क्वायर ई स्क्वायर बाय m स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, q स्क्वायर ई स्क्वायर बाय m स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। समझ में आया? ये सारे केसेस है, और भी कुछ केसेस है और फिर और भी न्यूमेरिकल है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस तरह से मैं आपको वीडियो भेजता रहूँगा। आज जो मैंने आपको टाइम पीरियड के रिलेटेड करवाया है उसका आप चार्ट बना लेगा। आप जब सारे चार्ट और सब कॉन्सेप्ट्स, हर एक टाइप का एक सम मैं आपको करवाऊंगा, हर एक टाइप का एक सम, जिससे कि आपको मॉड्यूल के क्वेश्चन करने में ईजी होगी। कुछ बच्चे तो बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने मेरे कहने पे SHM और वेव्स के भी काफ़ी MCQ किए। नेचुरली आपको वेव्स वगैरह में डाउट होगा क्योंकि काफ़ी सारे JEE के कंसेप्ट रह गए हैं, क्योंकि ऐसे JEE का ऑफिशियल कोई लेक्चर हुआ नहीं है। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड। आपको समझ में आया? डोंट जस्ट एंजॉय इट, यू नोट डाउन द एंटायर थिंग। ओके, don't worry, we are going to follow the same schedule. I will move behind Umesh sir, I will just follow him silently and quietly, relax way, you also be relax। रोज के कंपलसरी 25 MCQ अगर आपने किए तो गुड CET के लिए बोलो, बोर्ड के लिए बोलो, JEE के लिए बोलो, आपका लाइफ बन जाएगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, दिल से हम्बल रिक्वेस्ट, आप ये जरूर करना। आई होप यू एंजॉयड। ओके, दिस इज आशीष सर।